कैसे विलन क्लास अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बाल मुकुंद गुप्त, जो कि आज पूर्ण होने को है। इसके 2-3 पार्ट मैंने आपको दिए हैं। एक बार वीडियो देख के एक बार चैप्टर रीड करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन पढ़ रहे थे विदाई संभाषण, है ना। मुख्य पात्र इसमें कौन है? लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत के वाइसराय या भारत का क्या है, शासन कर रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारी है। और उनकी कार्य कुशलता से जनता संतुष्ट नहीं होती है। जनता के साथ वो अत्याचार करते हैं, आतताइयाँ भोगनी पड़ती है। और अंत में वैसा ही उनके साथ होना है। जब उनकी दूसरी बार नियुक्ति होती है तो 1 साल के कार्यकाल में ही उनको इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था। अपने 3 शब्द आए थे। एक तो आया था केसर, यहाँ वाइसराय या शासकों की बात हो रही है, उनके लिए आया है। लेखक कहना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे पदाधिकारी थे, उन्होंने कठोर से कठोर नियम लागू किए, लेकिन आपका जैसा व्यवहार है वैसा तो किसी का ही नहीं रहा। केसर है, जार है, नादिर शाह है, वो भी क्या है, जनता के सामने या जनता की बात को मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आपने ऐसा कभी स्वीकार ही नहीं किया, ना जनता का मान किया, ना उनकी बात को सुना। तो केसर क्या है ये अपन क्या है जान लेते हैं। पहला क्या है केसर, दूसरा है जार, तीसरा है नादिर शाह। ये तानाशाह जो शासक है उन्हीं की बात है। इनका समय कितने काल तक रहा, कब ये रहे, तो ये बात अपन क्या है अपने पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ करवा देती हूँ। जूलियस है ना, रोमन जूलियस सीजर, ठीक है ना। इनके लिए ये क्या है, ये तानाशाही शासक थे और इनके लिए प्रयुक्त किया जाता था। इनका समय काल है 962 से, है ना, तानाशाह शासक है। हम यहाँ लिख देते हैं। एक चीज और रहेगी इसमें देखना, तानाशाह शासक तो है पर कहाँ के हैं। केसर की बात आती है तो रूस के, ये सॉरी जर्मन के हैं, और ये जारा जो आपके हैं किताब में दे रखा है ना जार, वो कहाँ के हैं, ये सॉरी यहाँ ये है रूस के, बात आई ना। और फिर तीसरा अपन पढ़ेंगे नादिर शाह, वो ईरान के हैं। आ रही है ना बात में। इन तीनों ने जनता की बात को स्वीकार किया, उनकी जो इच्छाएं थी या उनकी जो मांग थी उसकी पूर्ति की थी। लेकिन आपने आपके शासनकाल में क्या किया कि जनता की बात को सुनना नहीं, जो मन में आए वो करना, उनको जितना कष्ट हो वो झेलना। तो ये 1876 तक है, ठीक है। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे, जार, रोमन जूलियस सीजर है, जो कि क्या है तानाशाही शासक है। और ये भी जो ये क्या है जूलियस सीजर के लिए ही काम में लिया जाता है, इसे बनाई शब्द है, ठीक है ना। जूलियस सीजर से, ये भी क्या है तानाशाही शासक ही है। सोलहवीं सदी, कब, 16वीं सदी, ठीक है ना। ये तीनों के नाम इसलिए बताए गए ताकि आपका जो कार्यकाल है या आपका जनता के प्रति जो व्यवहार है उससे आपको थोड़ा परिचित करवाया जाए। 16वीं सदी थी, 1917 तक ये चला, ठीक है। फिर कौन थे, नादिर शाह, ठीक है। ये कहाँ थे, ईरान के शाह थे। कौन थे, ईरान के शाह। ये जर्मन तानाशाह है, ये रूस के हैं। तीसरे अपन कहाँ के
पड़ रहे हैं? ईरान के। लेकिन तीनों का कार्यकाल, तीनों के प्रजा के प्रति जो व्यवहार था बड़ा ही अच्छा था। माना कि इन्होंने भी क्या है, शोषण किया, कठोर से कठोर नियम लागू बनाए गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे रिक्वेस्ट करने पर, प्रार्थना करने पर इन्होंने जनता का भी क्या है, मत सुना था, उनकी बात को भी सुना था। अब आगे देखिए, गले पे डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम पर रोक दिया। बात आ रही है ना, नादिर शाह की बात हो रही थी। पर आप क्या कर रहे हो? 8 करोड़ प्रजा ने गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने पर, विच्छेद यहाँ टूटने के लिए आया है, विच्छेद मतलब टूटना, कि 8 करोड़ जो जनता थी उन्होंने गिड़गिड़ाकर क्या की थी? प्रार्थना की थी। अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, देखिए। जरा भी ध्यान नहीं दिया, इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई। इतनी जनता के कहने पर बार बार उनकी प्रार्थना आपने क्या है, स्वीकार नहीं की। शासन अवधि समाप्त हो गई, तथा भी बंद विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आप क्या है, जिद्दी है, कि नादिर शाह ने तो जो किया सो किया, लेकिन आप तो उनसे भी आगे क्या है, निकल चुके थे। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जीव में दुख नहीं होता है? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर, पद न देने पर आप नौकरी छोड़ देते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न देती? कि आपका शासनकाल ऐसा रहा कि अगर इस जो भारत की जनता थी इनके वश में होता ना, तो ये अपना भारत देश छोड़कर कहीं और अपना निवास स्थान क्या है, बना लेती। ऐसा आपका कार्यकाल, ऐसा आपका शासनकाल था। लेकिन भारतीय जनता की एक विशेषता रही है, जो प्राचीन काल में भी थी और आज भी है, ये अपन को समझाना चाह रहे हैं। क्या थी? कि जो भी समय आता है दुख का, उसको ये यही समझ के काट देते हैं कि अभी ये बुरे दिन है, कुछ समय पश्चात क्या है, चले जाएंगे और अपने अच्छे दिनों की वापसी हो जाएगी। और जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है, उसका एक न एक दिन अंत भी क्या है, बुरा ही होना है। आई ना बात ध्यान में? ऐसा करते हैं तभी धैर्य रखा जाता है। और आज भी अपन अपने बड़ों से, अपने परिवार में ये बातें सुनती है कि थोड़ा समय अपने अनुकूल नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मानते हो ना? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल ये देख लिया। उन्होंने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, आपको भी उसके दम कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए हैं। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख को, कष्टों की अपेक्षा परिणाम पर अधिक क्या है, ध्यान देती है। आई ना बात ध्यान में? कि यहाँ की जनता पर जब कष्ट होता है तो वो क्या सोचती है कि जो व्यक्ति पीड़ा दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, उसका तो कभी भला हो ही नहीं सकता। कोई भी यही सोचेगा। सच में अपना कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए कभी दुआ तो निकलने से रही। तो अपने दुख को, अपने कष्ट को थोड़ा समय समझ कर क्या है, ये बुरा समय भी निकल जाएगा, ऐसा करके उन्होंने अपना जीवन व्यापन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके मन में एक संतुष्टि थी कि एक न एक दिन इसका अंत भी क्या है, जरूर है, निश्चिंत ही होगा। और वो हुआ भी और आपने भोगा भी कि उनको बीच में इस्तीफा देना पड़ा। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर अपने कुछ न पराधीनता सहकर भी वह जीती रही है ना। पूरी भारतीय जनता आपके अधीन थी, पराधीन थी, लेकिन अपने समय को, थोड़ा ये कष्ट का समय था, बुरे समय को शीघ्र ही निकल जाने के विश्वास से उन्होंने क्या है, जीना स्वीकार किया। पराधीन थी ना, पराधीनता को उन्होंने स्वीकार किया। बात आई ना ध्यान में? फिर आप देख सकते हो, माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका हमें बड़ा दुख है कि ना तो आपने इस प्रजा के दुख को समझ पाए, ना इसकी पीड़ा को समझा, और ना ही यहाँ की जो अच्छाइयाँ थी उसको आप अपने साथ लेकर जा सके। दोनों ही बातें अच्छे कार्य नहीं कर, यहाँ रहकर भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया और जाते समय भी आपसे कुछ अच्छा ना हो, ना यहाँ की अच्छाइयाँ आप ले जा सके। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों में ताब नहीं थी, है ना? ताब यहाँ सामर्थ्य के लिए आया है। बात आई ना ध्यान में? किसके लिए आया है? सामर्थ्य। इस देश के जो पढ़े लिखे लोग थे, ज्ञानी गुणी लोग थे, उनको समझना तो आपके बस की बात नहीं था, आपके सामर्थ्य से परे था। बात आई ना ध्यान में?
अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि यहाँ रहकर आपने कभी भारतीय जनता को सराहा नहीं, उसके शिक्षित होने पर आपने कोई विचार विमर्श नहीं किया, ना ही आपने उनका उत्साहवर्धन किया। आपका संबोधन मात्र किससे था? एक अनपढ़ गूंगी जनता के नाम से था। लेकिन आप नहीं जानते हो कि इसी अनपढ़ और गूंगी जनता के बीच में ऐसे ऐसे बलशाली योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने देश और समाज की क्या है रक्षा की है। तो देखिए, सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक अच्छे पद ऊंचे पद तक उन्होंने अपना काम कर डाला था। कोई भी कार्य बड़ा और छोटा नहीं होता है, समय और परिस्थिति को देखकर अपन को वो स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। सफाई कर्मी भी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाला व्यक्ति है। अगर वो नहीं हो तो चारों तरफ कैसी स्थितियां हो सकती है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए कोई भी ओहदा छोटा नहीं होता। जो भी कार्य करना होता है वो बड़े ही तन मन से करना चाहिए ताकि अपने कर्म क्या है श्रेष्ठ बने। अगर उसके साथ भी अपन क्या है छोटी भावनाएं रखेंगे, अपने काम से जी चुराएंगे, तो माय लॉर्ड की भांति, लॉर्ड जो कर्जन है उनकी भांति हमारा अंत भी अच्छा नहीं होना है। ठीक है ना। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नरवरगढ़ में उन्हें रहने के लिए शरण मिली थी, करने के लिए काम मिला, तभी जाकर तो वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर पाए, इसीलिए उनको अन्नदाता कहा। इसलिए अगर कोई भी क्षेत्र अपन छोड़ते हैं, कोई स्थान छोड़ते हैं, तो बड़े ही मान सम्मान के साथ उनका भी अभिवादन करना चाहिए। क्योंकि जितने दिन वहाँ काटे हैं उसी की बदौलत तो रहे ना। भले ही अपन ने कार्य किए हैं, लेकिन कार्य के साथ साथ उनका सहयोग भी रहता ही है। फिर देखिए, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझसे काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की सुख चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। देखिए कैसी सोच है, कितनी पवित्र सोच है इनकी, कैसे इनके इरादे हैं, कैसे नेक दिली से ये कार्य करते हैं। ये उसी जो ना आप अनपढ़ी गूंगी जनता की बात करते हो ना, उन्हीं के वीर पुत्र है। बात आ रही है ना ध्यान में। क्योंकि लॉर्ड कर्जन कभी भी जनता को ठीक प्रकार से क्या है ना उनकी बात सुनी, ना ठीक प्रकार से उनका अभिवादन किया है। तो जिनको आप छोटा समझ रहे हो ना, उन्हीं की ये क्या है संतान है कि मैं यहाँ जितने दिन रहा हूँ तब तक मेरे कोई कार्य में कमी रह गई है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरे से कोई गलत वाणी आपके प्रति निकल गई है तो भी माफी मांग रहे हैं। और मैंने यहाँ की स्त्रियों को अपनी माता और बहन के दृष्टि से नहीं देखा है तो भी आप मेरे परिणाम को स्वीकार ना करें, ऐसी उनकी क्या है प्रार्थना है। और वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने मेरे कर्म अच्छे से किए हैं, मैंने सबको क्या है सम्मान दिया है, सबका मान रखा है, तो आप सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक मेरे परिणाम को क्या है स्वीकार कीजिए। आई ना बात ध्यान में इतनी। फिर ये क्या कहना चाहते हैं, माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता हो, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभाग्य भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो जीवन में असंभव थी, है ना। यहाँ अंग्रेजों को उसकी औकात दिखाने की बात हो रही है कि देखिए, अगर भारत देश नहीं होता या भारत आपको शरण नहीं देता तो इतना मान सम्मान, इतने ऊंचे पद तो आपके कहीं लिखे ही नहीं थे। आप में इतना नहीं था कि आपके कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि आप इन पदों पर आसीन हो और इतना जनता से आपको क्या है सम्मान मिले। ये वही भारत देश है और यही भारत देश के क्या है वीर पुत्र है जिनकी यशो गाथाएं यहाँ गाई जाती है। देखो
तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ न कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं, और ये देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। बात आई कि अंतिम पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन, जिसको अपन 3-4 दिनों से पढ़ रहे हैं, है ना, इनको ये कहा गया है कि चलिए, जब तक आपका शासनकाल रहा, आपकी सत्ता आपके हाथ में थी, तब तक तो आपसे कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, जनता का अभिवादन नहीं हुआ, यहाँ से जो लाभ उठाया है उसका आप शुक्रगुजार नहीं थे। लेकिन जाते समय अगर आप में कुछ भी अच्छाई है, कुछ श्रेष्ठता है, तो ऐसे शब्द आपसे क्या है निकलने चाहिए कि अब तक मैं रहा, तब तक मैंने यहाँ से खूब लाभ उठाया, मैंने आपका कोई भला कार्य नहीं किया है, और मेरे बाद अगर कोई यहाँ आता है, आएगा ना वाइसराय के पद पर, तो कोई ना कोई तो नियुक्त होगा ही ना, वो पद थोड़ी खाली रहेगा। जब तक इनका शासन चलेगा तब तक तो आएंगे, ऐसी बात है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, इस पद पर जो भी व्यक्ति आए आप उनका मान सम्मान करना, लेकिन ऐसी क्षमता आप में कहाँ है, इतना धैर्य आप में कहाँ है कि आप ऐसा कार्य कर सको, या ऐसी विनम्र वाणी से आप किसी से निवेदन कर सको, इतना आप में नहीं है कि आप ठीक प्रकार से इनसे बात भी कर सको। तो बात आई ना ध्यान में, क्या कहा इन्होंने। अब आज अपना चैप्टर पूरा हो गया है। लॉर्ड कर्जन है, उनकी जो शासनकाल रहा, जनता के साथ जो आतताइयाँ की, और जब उनकी विदाई का समय आया तो जनता के कैसे विचार थे, ये बाल मुकुंद गुप्त ने अपने तक क्या है पहुंचाए हैं कि जनता हमेशा पूरा समय समझकर वो समय निकाला था, और एक दृढ़ विश्वास अपने मन में होता है कि बुरे व्यक्ति का एक न एक दिन अंत क्या है संभव है। और सेम वैसा ही लॉर्ड कर्जन के साथ हुआ था कि इनकी आतताइयों से भारत सरकार ही नहीं, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, वो भी परेशान हुए, और इन्होंने जो बड़ी बड़ी धमकियां दी थी इस्तीफे की, वो भी इसी को उल्टा क्या है झेलना पड़ा। और 1 साल के कार्यकाल में, पहले कार्यकाल कहां से कहां तक था, 1899 से 1904 था, ये तो इन्होंने कंटिन्यू कर लिया। लेकिन जो दूसरा था ना 1904 से 1905 तक ही चल पाया, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा और अपना कार्यभार छोड़ना पड़ा। इस प्रकार ये जो चैप्टर था बाल मुकुंद गुप्त अपना आज कंप्लीट हुआ है। विदाई संभाषण अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेना, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और चैप्टर समझ आ गया है तो क्वेश्चन आंसर में भी आसानी रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर का रीड करेंगे, लेखक परिचय करेंगे, तब तक आप ये चैप्टर ठीक प्रकार से क्या है रीड करो और शब्दार्थ देखते हुए व्याख्या करने का प्रयास करना। धन्यवाद।